मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि एज यूजुअल हम लोग स्टार्ट करते हैं एक काफी फेमस कोट के साथ, आज की क्लास को भी एक फेमस कोट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। बिल्कुल सही कहा। अगर आप किसी चीज को सोच सकते हो, आप सपना ले सकते हो किसी चीज का, तो आप कर भी सकते हो, लेकिन उस पर भी कंडीशन लगी होगी। उसको आपको अप्लाई करना होगा अपनी लाइफ के अंदर। आप सोच रहे हो कि मेरा प्रीलिम्स एग्जाम है, मैं मेंस निकालूंगा, इंटरव्यू मेरा क्लियर होगा, लेकिन सिर्फ आप इसको सोच रहे हो, आप ड्रीम में ला रहे हो, लेकिन आप किताब उठा के नहीं देख रहे हो, आप जो है लेक्चर को प्रॉपरली अटेंड नहीं कर रहे हो, तो वो आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा। तो इसी चीज के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। अच्छा, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा से ही ये टॉपिक रिलेट करता है। मेरी लगभग 4 से 5 वीडियोस आ चुकी है हरियाणा के ज्योग्राफी के ऊपर, और अभी भी लगातार चली रही है। उसका एक रीजन है क्योंकि ज्योग्राफी और हरियाणा की जो हिस्ट्री है उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है। और ज्योग्राफी से तो अगर लास्ट टाइम आप लोग देखोगे तो 3 to 4 क्वेश्चन डायरेक्टली हरियाणा के ज्योग्राफी से पूछे गए थे। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हरियाणा के नेशनल पार्क्स है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जो ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, उनके बारे में, और जो यहाँ पर आपको कंजर्वेशन रिजर्व वगैरह जो सेंटर दिखाई देंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। स्टार्ट करते हैं या शुरू करते हैं। अब देखना है आपको सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो नेशनल पार्क्स है, जो वाइल्ड लाइफ है, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर आप लोग हरियाणा में देखते हो तो हरियाणा में आपको मेनली जो नेशनल पार्क है, अभी नेशनल पार्क होता क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या होती है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। नेशनल पार्क आपको मेनली 2 नेशनल पार्क हरियाणा में आपको दिखाई देंगे। एक तो दिखाई देगा आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क, एंड सेकेंड वन इज आपका कालेसर नेशनल पार्क। वहीं अगर मैं बात करूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा में बेसिकली आपको 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दिखाई देगी। हालांकि अलग अलग बता दिया, किसी में 9 लिख दिया है, किसी में 8 लिख दिया है, उस पर हमें नहीं जाना है। हमें एक जनरल इंफॉर्मेशन इन सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये नेशनल पार्क और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती क्या है। बोथ ऑल ऑफ आर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये सभी के सभी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट होती है। अब देखो नेशनल पार्क क्या होता है। नेशनल पार्क जो डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने या सरकार जो डिक्लेयर करती है, वहां पर है ना बहुत सारी एक्टिविटीज प्रोहिबिट होती है। सरकार गवर्नमेंट जो है उसमें अलाउ नहीं करती है बहुत सारी एक्टिविटीज को। जैसा फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो कोई कैटल्स वगैरह है, मवेशी वगैरह, पशु वगैरह, और आप वहां पर उसको चराने लग गए, तो नेशनल पार्क के अंदर इस चीज का अलाउ नहीं किया जाता है। सरकार इसको प्रिजर्व रखती है। बहुत सारी चीजों में इसमें प्रोहिबिशन किया गया है नेशनल पार्क में। हालांकि डिटेल में आप लोग ज्योग्राफी के अंदर वो चीजें देख लोगे, इंडियन ज्योग्राफी में। वहीं दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हम लोग बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, वाइल्ड लाइफ, जो हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स है उनके हैबिटेट के लिए, उनके आवास के लिए एक जो जगह है, जो उनका जो डेस्टिनेशन है, वो उनको प्रोवाइड करवाया जाता है वहां पर। वहीं अगर दूसरी तरफ देखोगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर कुछ एक्टिविटीज को परमिट किया गया है, कुछ एक्टिविटीज को अलाउ किया गया है। नेशनल पार्क में बहुत सारी एक्टिविटीज क्या है, प्रोहिबिटेड है। तो ये बेसिक एक डिफरेंस होता है नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। हालांकि मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं आ रहा क्योंकि अपनी हरियाणा ज्योग्राफी की क्लास है, उसमें नेशनल ज्योग्राफी की चीजें हम लोग नहीं लेकर आएंगे। अब आइए समझते हैं कि कौन कौन से है और हरियाणा का क्या बैकग्राउंड उन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं। अब वाइल्ड लाइफ की अगर मैं हरियाणा में बात करूं तो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ द स्टेट हैज अबाउट 33,000 स्पीसीज बिकम अंडर प्रोटेक्टेड एरिया। तो हरियाणा के अंदर 33,000 जो प्रजातियां, जो स्पीसीज है, वो प्रोटेक्टेड है। देखो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जाते जा रहे हैं, वैसे ही क्या होता जा रहा है कि हमारे एनवायरमेंट को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, उस चीज से एनवायरमेंट लॉस भी हो रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोटेक्शन करना होता है।
आपने IUCN की रिपोर्ट आप लोग पढ़ते हो एनवायरमेंट के अंदर, वहां पर आपको इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में आप लोग पढ़ते हो, और गवर्नमेंट जो है हमारे बहुत सारे एफर्ट्स उठाती है इंडेंजर्ड स्पीसीज को उनको बचाने के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग एनवायरमेंट से लेते हो। अब हरियाणा की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट हरियाणा, 33,000 स्पीसीज बिकम अंडर प्रोटेक्टेड एरिया। ये जो स्पीसीज है वो किसके अंदर है? वो आपकी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर है। सॉरी, वो क्या है? आपकी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर है, जिसके अंदर 2 आपके नेशनल पार्क आते हैं, 8 आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है, 2 आपके कंजर्वेशन रिजर्व आते हैं। ये सभी के सभी नेशनल पार्क हुआ, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुई, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये सभी के सभी किसका पार्ट है? बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। बायोस्फीयर रिजर्व को आप इस तरीके से देख सकते हो, ये होगा बायोस्फीयर रिजर्व, इसी में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन सेंटर, वो बाकी XYZ चीजें भी, ये पूरा का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। हरियाणा के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा के जो नेशनल पार्क है वो आपको बेसिकली देखना है। तो सबसे पहले तो नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो देखो, मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखी है नेशनल पार्क की, और क्या है? नेशनल पार्क्स आर फॉरेस्ट विच आर रिजर्व्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बिल्कुल, फ्लोरा एंड फोना सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो वेजिटेशन है और जो हमारे स्पीसीज है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एरिया बनाया गया है, जहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया गया है, दैट एरिया इज नोन एज नेशनल पार्क। उस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? नेशनल पार्क कहेंगे। ऐसा नहीं कि आपके घर के पास में कोई नेशनल पार्क है और आपके पास पशु है और बोलो कि चलो भाई इसने हम लोग क्या करते हैं, नेशनल पार्क के अंदर अपने पशुओं को चराने के लिए चारा वहां पर मिल जाएगा, वहां पर हम लोग चलते हैं। तो वो प्रोहिबिट है, उस चीज को अलाउ नहीं किया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर जो वहां का चीफ होता है वो कुछ चीजों को अलाउ वहां पर कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने यहां पर बताया कि रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करने के लिए फॉरेस्ट को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। तो हरियाणा के अंदर अब कौन कौन से नेशनल पार्क है, एक बार आइए उन पर भी नजर डालते हैं, देखते हैं कौन कौन से। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आपका आता है, काफी फेमस है, और वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब देखो, लास्ट क्लास में आप लोगों ने किसके बारे में? सुल्तानपुर लेक के बारे में पढ़ा। सुल्तानपुर लेक और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ये एक ही जगह पर है। ये जो सुल्तानपुर है, आपको बता देता हूं मैं, गुरुग्राम से अराउंड 12 to 15 किलोमीटर दूर फरुखनगर जगह पड़ती है, और वहां पर फरुखनगर में ये नेशनल पार्क है। और वहीं पर जो है सुल्तानपुर नेशनल सुल्तानपुर लेक जो है, और वहीं पर सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरीज है। तो क्या इसकी खासियत है वो देखते हैं। देखो, सुल्तानपुर नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो होता क्या है कि जो साइबेरियन सारस होते हैं, साइबेरिया आपको पता है एक कोल्ड रीजन है, एक ठंडा प्रदेश है। साइबेरियन सारस जो होते हैं, अब जो कोल्ड रीजन में जो रहता है उसको वही टेम्परेचर चाहिए किसी एक जगह का। ये साइबेरियन सारस वहां से साइबेरिया से आते हैं और साइबेरिया से सीधे आकर कहां पर रुकते हैं? सुल्तानपुर के अंदर। और इवन यूरोप से ही नहीं, यूरोप से, एशिया के अलग अलग पार्ट से, इवन अफगानिस्तान से भी बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड जो है इस नेशनल पार्क में आते हैं। एक टाइप का माइग्रेटरी बर्ड का डेस्टिनेशन बन गया ये। अगर हम लोग हरियाणा में बात करें तो अराउंड जो 10,000 स्पीसीज है, 10,000 से ज्यादा प्रजातियां है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा रिपोर्ट्स। हरियाणा सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें 10,000 से ज्यादा जो माइग्रेटरी बर्ड है वो यहां पर आकर डेस्टिनेशन उनका होता है। तो नेशनल पार्क ये जो है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके रिजर्वेशन के लिए उनकी चीजें, उनकी बातें करता है। अब देखते हैं एक बार। तो ये जो नाम है सुल्तानपुर, ये कहां से आया? तो मैंने आप लोग को बता दिया, सुल्तानपुर में है, और ये जो सुल्तानपुर जगह है फरुखनगर में पड़ती है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। ठीक है। एक सबसे पहले इसको किसने खोजा था, डिस्कवर किसने किया था, उसकी बात आती है। तो ध्यान रखना, काफी फेमस जो है पक्षी वैज्ञानिक थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था पीटर जंक्सन। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, पीटर जंक्सन
तो उनको पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन जो है उनका है इसके अंदर। वर्ल्ड के काफी फेमस है ये पीटर जैक्सन, उनके बारे में दो पर्संस के आपको नाम याद रखने हैं। एक नाम याद रखना है आपको पीटर जैक्सन, जिन्होंने इस सुल्तानपुर नेशनल पार्क को, या सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्टार्टिंग में था, ये सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी को रिकॉग्नाइज किया था। आगे चलकर डॉक्टर सलीम अली, उनके एफर्ट से इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। तो पीटर जैक्सन और डॉक्टर सलीम अली, वो डेट भी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आप लोग को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो देखो, इट वाज डिक्लेयर्ड एज ए बर्ड सेंचुरी इन 1971। 1971 के अंदर इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। बर्ड सेंचुरी बेसिकली खाली पक्षियों के बारे में बात करेगा, उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करेगा, उनके हैबिटेट के बारे में बात करेगा, लेकिन नेशनल पार्क के अंदर फ्लोरा फौना दोनों इंक्लूड होते हैं। तो 1971 के अंदर ये जो बर्ड सेंचुरी है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इसको रिकॉग्नाइज किया और पीटर जैक्सन का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, देखो कुछ टाइम तक यहां पर 71 के बाद कुछ टाइम तक ये हुआ कि यूरोप के इतने सारे बर्ड्स यहां पर आकर रुकते थे कि 1989 में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने डिसीजन लिया कि क्यों ना इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाए। तो 89 के अंदर सरकार सोचती है इसके ऊपर कि भाई इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करेंगे, और 1991 में, किस ईयर, 1991 में हरियाणा सरकार ने इसको अपग्रेड कर दिया, इसको स्टेटस दे दिया किसका, नेशनल पार्क का। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है, बर्ड सेंचुरी में डिफरेंस क्या है, वाइल्ड लाइफ में डिफरेंस क्या है, और ये पहले बर्ड सेंचुरी था, उससे इसको बर्ड सेंचुरी से अपग्रेड करके किसका स्टेटस दे दिया गया, नेशनल पार्क का स्टेटस दे दिया। यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी, आगे समझना है अब आपको। आगे क्या पॉइंट अब आपको ध्यान रखना है, आगे ये ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति का नाम इसमें जुड़ा हुआ है और वो है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली, इनके एफर्ट से, इनके प्रयासों से इसको डिक्लेयर कर दिया क्या, नेशनल पार्क। तो ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये इसका पूरा बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को बता दिया। एरिया जो है इसका 1.43 स्क्वायर किलोमीटर। आपके जो नोट्स है, जो पीडीएफ आपको मिलेगी, उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बाकी की सभी लिख रखी है। थोड़ा सा मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये जो सुल्तानपुर है, ये जिस व्यक्ति के नाम से आया, जिस पर्सन के नाम से आया, वो है सुल्तान सिंह चौहान। और पृथ्वीराज चौहान के भतीजे संगत सिंह चौहान, उसके फिर हर्ष सिंह चौहान हुए, पौत्र हुए, हर्ष सिंह चौहान के फिर पौत्र वगैरह, उसमें सुल्तान सिंह चौहान हुए। तो उसी के नाम पर सुल्तानपुर पड़ा। इतना खैर हम लोग को नहीं जाना है, फिर आगे चलकर आप हिस्ट्री में पढ़ते हो तो यहाँ पर मुस्लिम था, फिर अटैक किया गया, उसको अक्वायर्ड किया गया, उसका नाम जो है फिर सुल्तानपुर किया गया। वो खैर हिस्ट्री के अंदर जब हम लोग हरियाणा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल के अंदर उसको जान लेंगे। अब जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि माइग्रेटरी बर्ड, वो बर्ड जो यहाँ पर माइग्रेट करते हैं, और किस किस कंट्री से, आपके यूरोप से, एशिया के कुछ रीजन से, और आपके कहां से, अफगानिस्तान से। तो ध्यान रखना, अफगानिस्तान से भी माइग्रेट करते हैं। साइबेरियन क्रेन, यहां पर इसको हिंदी में कहा जाता है साइबेरियन सारस। देखो, जो भी इस सुल्तानपुर नेशनल पार्क की तरफ जाता है, इसमें विजिट करता है, वो साइबेरियन क्रेन के लिए ही जाता है, साइबेरियन सारस के लिए ही। हालांकि दिखाई तो कैसे देते हैं आपको पता है और मेरे को पता है। तो साइबेरियन क्रेन, दूसरा है फ्लेमिंगो, यूरेशियन टील, रोजी पेलिकन, ये माइग्रेटरी बर्ड्स है। थोड़ा सा आपको बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए। तो ये था अपना कौन सा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो आइए मूव करते हैं अगले नेशनल पार्क की तरफ, और वो है आपका कालेसर। बिल्कुल, तो सुल्तानपुर कंप्लीट हुआ अपना। अगला जो अपना आएगा वो आएगा कालेसर नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है। अब कालेसर, ये जिस नाम से आया है, जिस वर्ड से आया हुआ है कालेसर, और कालेसर का मतलब होता है लॉर्ड शिवा, भगवान शिव। कालेसर एक जगह भी है, एक गांव भी है, और कालेसर नेशनल पार्क भी है, और काफी फेमस नेशनल पार्क है ये। इट इज लोकेटेड इन द फुटहिल ऑफ शिवालिक, शिवालिक के फुटहिल में। अब आप लोग समझ गए होंगे कि शिवालिक के फुटहिल्स में है, तो कहां पर, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के अंदर शिवालिक है। तो ये जो कालेसर है वो पड़ता है आपका कहां पर, यमुनानगर के अंदर।
तो ध्यान रखना कहां पर है, इट फॉल्स अंडर यमुनानगर, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और यमुनानगर में भी किस जगह पर, कालेसर। कालेसर एक जगह का ही नाम है जो कि ताजेवाला से कुछ डिस्टेंस पर है, कुछ दूरी पर है। ताजेवाला कालेसर नजदीक नजदीक है, नियर बाई है, लैटिट्यूड लगभग उनका सेम है। तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है और बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी के साथ। आपको पता है जब आप लोग यमुनानगर का मैप देखते हो तो थोड़ा सा मैं आप लोग को बताऊं, ये है, ये यमुनानगर का मैप है, इसके एक साइड अंबाला है और एक साइड पंचकुला है। ये पूरा का पूरा कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, इस साइड आपका उत्तराखंड, यूके लिख देता हूं भाई, और इस साइड आपका क्या, यूपी, और यहां पर बिल्कुल पड़ता है कौन सा, कालेसर नेशनल पार्क। तो ये है आपका कौन सा, कालेसर नेशनल पार्क। अब देखते हैं इसके बारे में। अब देखो ये जो कालेसर नेशनल पार्क है, कालेसर मैंने आप लोगों को बताया कि गॉड शिव, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जो है उनके नाम पर ही इसका नाम कालेसर दिया गया है। और ये जो टेंपल है वो भी यहां पर नजदीक में आपको ये टेंपल भी दिखाई देगा। हालांकि उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेंपल है क्या है, वो इंफॉर्मेशन आप लोगों के काम की नहीं, लेकिन कई बार कालेसर से जुड़ी हुई आसपास की इंफॉर्मेशन आप लोगों से पूछ लेता है। अब देखो क्या है, दिस पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क ऑन 8 ऑफ दिसंबर 2003। हालांकि 5 दिन पहले ही 3 ऑफ दिसंबर को ही सरकार ने बोल दिया था, लेकिन 8 ऑफ दिसंबर 2003 को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। अब आप कहोगे सर नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया, देखो सबसे बड़ा रीजन नेशनल पार्क डिक्लेयर करने का क्या होता है, होता क्या है कि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरली कोई बर्ड्स आ रहे एक जगह पर आकर रुक रहे हैं, वो बर्ड्स आकर रुक रहे हैं, वहां पर उन बर्ड्स की ब्रीडिंग होने लगी, उनकी जो है जो स्पीसीज वगैरह है वो बढ़ती गई। जब उनकी स्पीसीज बढ़ती गई तो सरकार ने क्या काम किया, उसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, बोल दिया कि भाई ये बर्ड सेंचुरी है, उनके हैबिटेट के लिए, उनके डेस्टिनेशन के लिए इसको बर्ड सेंचुरी बना दिया है। कुछ चीजों का प्रोहिबिशन कर दिया वहां पर। उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि बर्ड्स के अलावा वहां पर वेजिटेशन भी बहुत सारे होने लगे, उसके बाद बाकी XYZ चीजें भी, बला बला वाली चीजें भी ज्यादा होने लगी। तो सरकार फिर उसको क्या करती है, बर्ड सेंचुरी से हटाकर फिर उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देती है। क्योंकि यहां पर क्या होता है, देखो जब आप बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ते हो तो वहां पर आपको एक चीज दिखाई देती है कि एक होता कोर जोन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जहां पर रह रहा हूं ये मेरा हुआ कोर जोन, और मैं जब बाहर की तरफ जाऊंगा वो मेरा होगा बफर जोन, और फिर मैं आउटर एनवायरमेंट से जाकर जुड़ जाऊंगा। जहां पर मैं खड़ा हूं वो मेरा कोर जोन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एनिमल, कोई भी पशु, एक कैटल, कोई मवेशी एक जगह पर रहता है तो उसका कोर जोन हुआ, फिर वो थोड़ा बाहर जाएगा उसका बफर जोन होगा, उसके बाद वो किससे जुड़ जाएगा, मैन और वाइल्ड, वो फिर आपका अलग चीज हो जाएगी। लेकिन एक एग्जांपल मैंने आप लोग को दिया है। तो बर्ड सेंचुरी से डिक्लेयर कर दिया क्या, नेशनल पार्क। फिर उसके बाद यार ये भी तो डर होता है ना कि कोई जो आउटसाइडर है वो इन पक्षियों को या फिर इन वेजिटेशन को, फ्लोरा एंड फौना को किसी टाइप का नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज को क्या कर दो, प्रोहिबिट कर दो। तो इस तरीके का एफर्ट गवर्नमेंट जो है उठाती है। इवन हरियाणा में तो ये भी है कि जैसे आगे आप पढ़ोगे हर्बल पार्क जो पंचकुला के अंदर है, वहां पर सरकार ने काफी फंड इशू किया और अलग अलग वैरायटी का आयुर्वेदिक हर्ब्स वगैरह वो उगाने के लिए सरकार एफर्ट कर रही है। तो सरकार के इस नेशनल पार्क्स को लेकर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लेकर, वो हरियाणा ही नहीं किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट है वो काफी जो है इस टाइप के एफर्ट उठाती है, और जो है बहुत सारे आपको दिखाई देगा कि स्कीम्स भी सरकार ने चला रखी। इवन हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, आर्टिकल 51A पढ़ते हो आप, तो उसके अंदर जो ड्यूटी लिखी हुई है, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, आपको एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है। खैर अपनी ड्यूटी फिर निभाता कौन है, आगे मूव करते हैं भाई। ये है भाई एरिया, आपको दिखाई दे जाएगा, ये यहाँ पर इसका एरिया है। ये एरिया से रिगार्डिंग जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी। अब ये किसके लिए फेमस है, देखो पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर लेपर्ड्स, पैंथर्स, रेड जंगल फाउल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी तो लिख दिया है, लेकिन मेनली आपको लाल जंगली मुर्गे जो है, रेड जंगल फाउल, ये आपको खासकर इसमें दिखाई देंगे। साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है कौन सा, आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और रेड जंगल फाउल के लिए कौन सा फेमस है आपका, ये आपका कालेसर नेशनल पार्क।
तो दो नेशनल पार्क है, एक आपका सुल्तानपुर और दूसरा है कालेसर नेशनल पार्क। तो कालेसर नेशनल पार्क को आप देखते हो यार, इसका एरिया किससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, ठीक है। तो ये हुआ अपना कौन सा, कालेसर नेशनल पार्क। और इसको कंपेयर किया जाता है जो उत्तराखंड के अंदर राजाजी नेशनल पार्क जो था, उसी से किताबों में तो यार यही राजा जी के बारे में लिखा जाता है, उससे कंपेयर किया जाता है। यार हरियाणा का काफी फेमस है कालेसर नेशनल पार्क। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये था अपना कालेसर। अब आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती क्या है और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। बेसिकली तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही देखनी है कि किसकी क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो एक बार समझते हैं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, देखो, ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए ज्योग्राफिकल टेरिटरी। एक ऐसी टेरिटरी होती है ज्योग्राफिकल, ये हो गई ज्योग्राफिकल टेरिटरी। मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नाम से ही पता चल रहा है वाइल्ड लाइफ। किसकी लाइफ, वाइल्ड लाइफ। सेंचुरी माने एक टाइप से उनका डेस्टिनेशन हो गया, मतलब जो हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो हमारे पशु पक्षी होते हैं, उनके लिए एक हैबिटेट प्रोवाइड करवा दिया, उनके लिए सारी कंडीशन प्रोवाइड करवा दी, किसके अंदर, वाइल्ड लाइफ के अंदर। तो दैट इज नोन एज आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। तो मैंने लिखा यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ए ज्योग्राफिक टेरिटरी, ए प्रोटेक्टेड एरिया। ध्यान रखना, नेशनल पार्क हुआ, बायोस्फीयर रिजर्व में जो भी हुए, वो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। दैट एम्स टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। तो उसका एम क्या होता है, मेन एम क्या होता है, वाइल्ड लाइफ को क्या करना, कंजर्व करना। तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो आप ऐसे देख सकते हो कि अगर नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी को प्रोहिबिट किया गया है। इसमें से कुछ एक्टिविटीज को ही प्रोहिबिट किया गया है। ये डिफरेंस होता है मेन किसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। खैर ज्यादा और ज्यादा डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूं, इतने से काम आपका चल जाएगा। आगे मूव करते, अब देखते हरियाणा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि भिंडावास, खपड़वास, वास जहां पर लग जाता है तो वो आपकी पड़ती है, कहां पर लाइज करती है, झज्जर में। तो ये भिंडावास एस्टेब्लिश इन द ईयर 1986 इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झज्जर। तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और एरिया इसका इतना है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वही बात, सबसे पहले से इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया जाएगा। अब देखते हैं कि इट वाज डिक्लेयर्ड ए बर्ड सेंचुरी बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑन 3rd of June 2009। 2009 में प्रोटेक्शन को लेकर गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स भी चलाई और सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइंस भी दी। उसी के अंदर इस भिंडावास को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, क्या एक बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया। 35,000 वैरायटी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स बिलोंगिंग टू कवर 250 स्पीसीज ड्यूरिंग विंटर। तो देखो हमारे यहां पर क्या है, मैं आप लोग को थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करता हूं। जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वो विंटर के टाइम पे आते हैं, गर्मियों में नहीं आते, क्योंकि जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो जनरली यूरोप, साइबेरिया, रूस वगैरह इस कंट्री से आते हैं। और ये कंट्री सभी की सभी ठंडी है, और जब टेम्परेचर वहां पर कम होता है तो ये लोग वहां पर, इनका हैबिटेट आराम से निकलता है। लेकिन जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये माइग्रेट करती है और कई लंबी किलोमीटर दूरी तय करने के बाद यहां पर आकर ये रुक जाती है। तो ये माइग्रेटरी बर्ड के किसके लिए फेमस है, तो सबसे ज्यादा तो आपको यहाँ पर नीलगाय दिखाई देगी। लंगूर, पीफॉल, हॉर्नबिल, कॉपरस्मिथ, बारबेट, ये सभी के सभी माइग्रेटरी बर्ड है जो कहां पर है, भिंडावास में। देखो ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके अंदर है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा जाना पड़े, स्कीम्स वगैरह के अंदर वो सारी चीजें मैं कवर करवाऊंगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता रहा हूं, पहले बेसिक तो कवर कर लो। तो भिंडावास हुआ, तो ये वास लग गया तो आपका कहां पर हुआ, झज्जर के अंदर। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अगला जो है वो है आपका छिलछिला, नाम से ही पता चल रहा है छिलछिला। अब ये कहां पर है सर, छिलछिला जो है आपका ये है कुरुक्षेत्र में, ठीक है, 1986 के अंदर। 1986 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया और छिलछिला कहां पर पड़ता है आपका, कुरुक्षेत्र में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है यहां पर, ये वाला पॉइंट कि इन द ईयर 2009 द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री डिक्लेयर्ड द सेंचुरीज एज ए इको सेंसिटिव जोन। इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। इको सेंसिटिव जोन समझना बच्चों क्या होता है, देखो
कोर जोन, बफर जोन की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। एक बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसे मान लो कि इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एरिया, कंजर्वेशन रिजर्व, ये सब है। इस कंप्लीट को हम लोग क्या कहेंगे, आपका बायोस्फीयर रिजर्व होगा। अब गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस दी 2018 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस आई इसको लेकर, इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन को लेकर। और क्या गाइडलाइन थी वो भी हम लोग बात करेंगे। देखो होता क्या है, कोर जोन वो है जिसके अंदर मान लो कोई एनिमल रह रहा है, कोई फ्लोरा फोना वहां पर है, मेनली तो वाइल्ड लाइफ से ही इसको रिलेट करेंगे। उसके बाहरी जो एरिया होगा वो होगा बफर जोन। बफर मतलब एक ट्रांजिशन एरिया हो गया। जैसे हम लोग जब एंट्री करते हैं तो हम डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ से नहीं आमने सामने हो पाते, तो हमें बफर जोन से होकर गुजरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन ये जो है ये डिक्लेयर कर दिया 2009 के अंदर। इसको 2018 में नई गाइडलाइंस आई। इसका मतलब ये है कि जहां पर जैसे नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है या कोई बर्ड सेंचुरी है, ऐसा ही मान लेते हैं कि ये छिलछिला है। अब इस छिलछिला के अंदर जैसे जो माइग्रेटरी बर्ड है, ब्लू पीफॉल, हॉर्नबिल, बारफिफस ट्रिपी, ये ग्रेट काउंसिल, ये हुआ इसका कोर जोन। इसके बाहर ये हुआ इसका आउटर जोन या बफर जोन। इसके बाहर से हमारी एंट्री होती है इस तरीके से। अब मैन और वाइल्ड के बीच में यहां पर कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, इसलिए हमने क्या काम किया, इस बफर जोन में इसको जहां पर बफर जोन नहीं है, जिस रीजन में, वहां पर हमने क्या काम किया, वहां पर इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा जोन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड सेंसिटिव हो। मतलब वहां पर आप माइनिंग नहीं कर सकते, वहां पर आप कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, हमारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स है या जो अदर एनिमल्स है उसके लिए थ्रेटेंड हो। उनके ऊपर सरकार ने क्या काम कर दिया, सरकार ने उस पर रोक लगा दी, सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया ऐसी एक्टिविटीज को। तो ऐसा बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि लगभग जो कोर जोन होता है उसके 10 किलोमीटर के आसपास के एरिया पर, जैसे फॉर एग्जांपल आप छिलछिला में जाओ और छिलछिला में ये बोलो कि भाई ये कुरुक्षेत्र में है भाई, और इसके 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर कुरुक्षेत्र में एक फैक्ट्री लगानी है, तो सरकार उसकी परमिशन नहीं देगी क्योंकि वो क्या है, एक इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है। हाँ, वहां पर होटल, रेस्टोरेंट, ये जो बेसिक एक्टिविटीज है ये कर सकते हो, लेकिन जो इन्वायरमेंट को, वाइल्ड लाइफ को जो किसी भी तरीके को से थ्रेटन करती हो, उस एक्टिविटीज को अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब वो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, दीज ऑल आर सेंसिटिव फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सभी के सभी सेंसिटिव है। तो इसलिए इसको इको सेंसिटिव जोन बोल दिया कि भाई उनको वो सेंसिटिव है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पर नहीं होगी। तो बहुत सारी एक्टिविटीज आप डिटेल में और वहां पर ज्योग्राफी में देख लोगे तो एक एक चीजें आ जाएगी। वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज को अलाउ किया गया है, बहुत सारी एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया गया है, तो वो एक पूरी लिस्ट आपको दिखाई देगी। और 2018 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आप देख सकते हो। और कोई भी जो है इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन जो 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर इसको डिक्लेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि हरियाणा के XYZ जगह पर इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना हो, तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, कौन सा एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अंदर इसको डिक्लेयर किया जाएगा। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कोर जोन से 10 किलोमीटर के रेडियस तक ये इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन होगा, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत सारी प्रोहिबिट होगी। बेसिक लेमन लैंग्वेज में ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट ध्यान रखना है आपको, जो अपना MOEFCC, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाला जो डिपार्टमेंट है एनवायरमेंट वाला, वो इसको डिक्लेयर करता है। MOEFCC जो डिपार्टमेंट है वो इसको डिक्लेयर करता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, MOEFCC, और कोर जोन से अराउंड 10 किलोमीटर की रेडियस में, वो 5 भी हो सकता है, 7 भी होता है, लेकिन बेसिकली कोर्ट ने 10 उसको माना है। तो इसको इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया फॉर कंजर्वेशन, देखो लिखा भी हुआ है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मतलब कि वेजिटेशन और जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उनके कंजर्वेशन के लिए। चलिए तो मूव करते हैं छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। आप लोगों ने देखा कौन कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स है उनके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला आता है नाहर।
ये नहार, इसको वहां के लोग लोकल लैंग्वेज में नहारडे बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा के जो है, आप भी हरियाणा से हो बेसिकली, कुछ पंजाब से है, तो पंजाब हरियाणा तो यार भाई भाई है। नाहार, ये जो र है, तो हम लोगों के अंदर लैंग्वेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो र को र बोलते हैं, तो नहाड़, और है को ह इस तरीके से बोला जाता है। तो लैंग्वेज है भाई, कुछ बोली है अपनी, कुछ उसमें कर नहीं सकते ज्यादा। तो नहाड़, अड़, रे की जगह अड़ अड़, इस तरीके की चीजें आती हैं। खैर आप इसको अदरवाइज मत लेना। तो नाहर वन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये कहां पर है? एस्टेब्लिश इन द ईयर 1987, डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेवाड़ी। यार बेसिकली अगर मैं बताऊं ना आप लोग को, तो चूंकि ये जो नाहर है, तो मैं तो कई बार सामने से निकला हूं इसके, तो कुछ नहीं है, ये फैक्चुअल चीज ये है। बोल दिया कि हाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन आपको लंगूर जो है वो ही दिखाई देंगे। बाकी आप देखने जाओगे ना, चलो यार कुछ नहीं है, आज घूमने चलते हैं नहार की तरफ, तो आपको ज्यादा कुछ चीजें खास यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। इसको भी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है, पहले ही मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया इको सेंसिटिव जोन क्या है और कब डिक्लेयर किया है, 2009 में। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अकॉर्डिंग क्या है वो आपको ध्यान रखना है। ब्लैक बक्स, जैकाल्स, लिजार्ड, सच अदर स्मॉल एनिमल, नील गाय, जैकाल, लंगूर, ब्लू पीफॉल, ये सारे के सारे यहाँ पर काफी अमाउंट में दिखाई देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, नहार। आपको दिखाई देगा नहार, जो मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया था, कोसली जो पड़ता है, तो तोमर डायनेस्टी के कोसल जो किंग हुए हैं उनके नाम पर कोसली नाम पड़ा है, और उससे लगभग आपको 5-6 किलोमीटर की कुछ डिस्टेंस पर आपको दिखाई दे जाएगा कौन सा, नहर, कनीना रोड पर। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। ये ऐसा नहीं कि मैंने किसी भी जगह पर विजिट किया है, सॉरी, या किताबें पढ़ी उससे है। ये है कि यार अपना हरियाणा छोटा सा है, छोटा ही है यार, 44, 212, 44, 212 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप एक दो बार किसी एक जगह से गुजरोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए देखते हैं। अब देखो अगला जो है वो है बीर शिकारगढ़। बीर शिकारगढ़ और खोल ही रहतान, लिख देता हूं मैं, इन दो का नाम एक साथ आता है, एक है बीर शिकारगढ़ और एक है आपका खोल ही रहतान। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो, बीर शिकारगढ़, खोल ही रहतान, पंचकुला तो है ना कि यार काफी फेमस है, किसके लिए, एक तो ब्रीडिंग सेंटर के लिए काफी फेमस है। अभी मैं कुछ टाइम के बाद आपको ब्रीडिंग सेंटर के बारे में भी बताऊंगा। तो ये जो बीर शिकारगढ़ और खोल ही रहतान है, ये दोनों के दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये आपकी कहां पर है, ये पंचकुला के अंदर, पिंजौर पंचकुला के अंदर। और कब स्टेब्लिश किया गया, इन द ईयर 1987। मोटा मोटा याद रखना है, 86-87 के आसपास इनको डिक्लेयर कर दिया क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इन 2009 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इट एन इको सेंसिटिव जोन। लो भाई, इसको भी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। तो आपको मोटे मोटे पॉइंट, मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि इको सेंसिटिव जोन कौन कौन से है, और इको सेंसिटिव जोन होते क्या है वो मैंने आप लोग को बता दिए, कौन सी मिनिस्ट्री उसके अप्रूवल देती है और किस एक्ट के अंदर उसको अप्रूवल मिलती है वो भी आपको पता है, देखना भी। तो ये चीजें है। डेवलपमेंट इको एज ए रिजल्ट डेवलपमेंट विल नॉट बी परमिटेड विद इन 5 किलोमीटर रेडियस। तो इसके अंदर 5 किलोमीटर रख रखा है, बेसिकली 10 है। मैंने अभी आप लोग को 2 मिनट पहले बताया कि 10 किलोमीटर का गवर्नमेंट ने माना है। अब वो 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं है। तो यहां पर आपको चीतल, सांभर, नील गाय, ये बेसिकली आपको दिखाई देंगे। चीतल, सांभर और नील गाय, ये 3 इंपॉर्टेंट है, 3 काफी फेमस है। एक पॉइंट और मैं आप लोग को बता देता हूं, अगर आप लोग जाओगे ना इसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इवन करनाल तक, आप सदर्न हरियाणा को छोड़ दो, तो ये अपर जो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आपको चीतल, रेड जंगल फाउल, या फिर आपको लेपर्ड्स, ये आपको नील गाय, ब्लू पीफॉल, ये आपको ज्यादा दिखाई देंगे। सदर्न पार्ट के अंदर आपको नहीं दिखाई देंगे। उसका भी एक रीजन है, वो भी एक बार हम जब वाइल्ड लाइफ का जो अदर टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में मैं आप लोग को वहां पर भी डिस्कस करूंगा कि उसका रीजन क्या है। देखो, जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो
चाहे एनवायरमेंट, चाहे ज्योग्राफी, तो हर चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज का एक रीजन होता है। फैक्चुअल चीजें आप रट रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जब आप उस फैक्चुअल चीज को कॉन्सेप्ट के साथ याद कर रहे हो तो आपको लंबे टाइम तक रिकॉल रहती है। तो आपको है ना इसी तरीके से बढ़ते हुए चलना है। आप अपने, देखो हमारी क्लासेस तो आ ही रही है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ ना कुछ चीजें तैयार करते रहो। कंप्लीटली डिपेंड नहीं रहना कि नहीं जब तक विवेक सर नहीं कराएंगे तब तक मैं हरियाणा जी के नहीं पढ़ूंगा, ऐसा भाई नहीं करना है। आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है लेते रहनी है। मैं तो साथ में चल ही रहा हूं, मैं तो हूं ही आपके साथ लास्ट तक। उसके बाद जो बाकी की अदर चीजें आती है वो आपकी इसके अंदर इंक्लूड होती जाएगी, और उसी तरीके से आपको देख लेना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा जो है आपको जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में जहां पे प्रॉब्लम आ रही है उनको आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। जो सब्जेक्ट आपका लग रहा है कि भाई मेरा, जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर फॉरेन पॉलिसी में मेरे को प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा सा अलग से देखो आप। तो ऐसे टॉपिक को उठाओ जो लग रहा है कि हाँ भाई इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। बाकी तो हम लोग तो है ही आप लोगों के साथ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये हुआ वीर शिकारगढ़, और उसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, खोल ही रहतान। अगला है आपका अबूब शहर। अबूब शहर, बिल्कुल अब्बू का शहर नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे याद रखना है सर, और यहां पर क्या आ गया, सिरसा। तो अबूब शहर, देखो भिंडावास, खपड़वास झज्जर में, वीर शिकारगढ़, खोल ही रहतान पंचकुला में। 2-3 बार आप बोलोगे अपने आप ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद हो जाएगी। तो देखते हैं एक बार। इट वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1987 इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिरसा। तो ये कहां पर डिक्लेयर किया गया है, सिरसा के अंदर। अब इट कवर्स एन एरिया ऑफ 11,530 एकड़। आप लोग को मैं बता देता हूं कि जो कालेसर है वो, उसको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका एरिया है 11,570, इसका 11,530। तो ये जो अबूब शहर है ये हरियाणा की सेकंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फर्स्ट जो है वो है कालेसर। तो ध्यान रखना आपको, अबूब शहर सेकंड लार्जेस्ट है। तो इट कवर्स एन एरिया ऑफ 11,530, इतना एरिया है इसका। मेन अट्रैक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर ब्लू बल, पार्टिजिस, ब्लैक बक, ये सभी के सभी इसके जो है मेन वो है। मेन पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है 1987 के अंदर। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, अबूब शहर जो है वो कहां पर आता है, आपका सिरसा के अंदर। चलिए मूव करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आ गया आपका खपड़वास। मैंने आपको बताया भिंडावास, खपड़वास, ये तो आप लोग यार तुरंत के तुरंत बोल दोगे कि सर झज्जर में। एस्टेब्लिश इन द ईयर 1991 इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झज्जर। एरिया है आपको पता है। अब इसको भी इट वाज डिक्लेयर्ड एज द इको सेंसिटिव जोन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। वाटर बर्ड्स आर मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस। देखो आपको बताता हूं, अब यहां पर एक पॉइंट मैंने लिखा है कि वाटर बर्ड्स आर मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस सेंचुरी। जो जलीय जीव है, जलीय जीव तो है ही, उसके अलावा जो वाटर बर्ड्स है, ऐसे पक्षी जो जल की तरफ प्रभावित है, जल में रहते हो, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, आपको पता है कि भिंडावास इसके नियर बाई पड़ता है। अराउंड देखोगे तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। ये पूरा भिंडावास खपड़वास का जो एरिया है एक वेटलैंड का एरिया है। यहाँ पर रेनफॉल भी ठीक ठाक होती है, और दूसरा वाटर लॉगिंग भी लगातार रहती है, और यहाँ पर इरिगेशन की भी ठीक जो है, वाटर की भी ठीक सप्लाई होती है इरिगेशन के जरिए। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया हुआ भिंडावास खपड़वास, वेटलैंड भी है, एक टाइप से लेक भी है ये। तो जो वाटर बर्ड्स है यहाँ पर उनको अमाउंट जो है बराबर मात्रा में अमाउंट जो है पानी का मिलता रहेगा। जब वो उनको बराबर अमाउंट मिलता रहेगा तो वो इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर वाटर बर्ड्स जो है मेन अट्रैक्ट होते हैं। तो उसमें भिंडावास दे दे तो वो भी गलत नहीं, खपड़वास दे दे तो वो भी गलत नहीं है। हालांकि देगा ऑप्शन में एक ही, इतना अत्याचार आप लोग के ऊपर नहीं करेगा। चलिए तो मूव करते हैं, खपड़वास के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। अब आ गया कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आप कहोगे सर कालेसर तो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैसे हो गया? बिल्कुल हो सकता है भाई।
तो कुछ एरिया इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 2003 इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ यमुनानगर। तो ध्यान रखना यमुनानगर के अंदर है, अभी आप लोगों ने समझा। इन टर्म्स ऑफ एरिया इट इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ हरियाणा। एरिया के अगर बेसिस पर आप देखोगे तो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। एरिया क्यों? माइग्रेटरी बर्ड्स के हिसाब से आप देखोगे तो सुल्तानपुर जो है वो ज्यादा फेमस है, लेकिन एरिया वाइज देखोगे 11570 के आसपास इसका एरिया आपको दिखाई देगा। तो ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है कहाँ की? हरियाणा के, जो आपको ध्यान रखनी है। और मेन क्या है यहाँ पर, ये इसको भी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। चीतल, सांबर, नीलगाय एक्सेट्रा। चीतल, सांबर, नीलगाय, मैंने अभी आप लोग को बताया रेड जंगल फाउल हुआ, चीतल हुआ, सांबर हुआ, नीलगाय हुआ या ब्लू पीफॉल हुआ, ये सब के सब आपको शिवालिक रेंज के आसपास एरिया में आपको विजिबल होंगे, दिखाई देंगे। तो ये था आपका कौन सा? कालेसर। कालेसर आपकी स्टोरी मैंने आप लोग को पहले ही बता दी, यमुनानगर में पड़ता है। इसके एक तरफ एचपी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक तरफ यूपी है। 3 से बाउंड्री इसकी टच होती है। चलिए मूव करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब खोल ही रहतान, अभी मैंने आप लोग को लिखवाया बीर शिकारगढ़ और खोल ही रहतान। देखना भाई, खोल ही रहतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इट वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 2004 इन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। 2004 में डिक्लेयर किया, कहां पर? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसमें भी यार देखो खास कुछ चीजें बताने वाली है नहीं वैसे तो। खोल ही रहतान क्या? द सेंचुरी इंक्लूड द फॉरेस्ट एरिया ऑफ शिवालिक हिल्स बाउंड्स इन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। पंचकुला, पिंजौर, वहां पर ये पड़ता है। चीतल, स्पॉटेड डियर, मंकी, फॉक्स, जैकल, ये सभी के सभी एनिमल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पर है। चीतल है, स्पॉटेड डियर है, मंकी है, फॉक्स है, जैकल है, ये सभी के सभी खोल ही रहतान में मिलेंगे। तो बीर शिकारगढ़, खोल ही रहतान, भिंडावास, खपड़वास, ये तो आपको यार वैसे ही याद हो गए, नाहर, तो बाकी तो आप लोग अपने तरीके से देख लोगे। चलिए तो मूव करते हैं अब अगले पॉइंट पर। अब देखो क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व इन हरियाणा। हरियाणा का जो कंजर्वेशन रिजर्व है, तो मैंने आप लोग को बताया कि कंजर्वेशन ये भी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। देखते हैं अब सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सरस्वती तो ये यमुना रिवर से बहती है। बिल्कुल, सरस्वती वाला रीजन तो एक अलग है, यमुनानगर का मुगलावली वो एक अलग है, ठीक है। तो ये जो सरस्वती है इसको एक नाम से और जाना जाता है इस कंजर्वेशन रिजर्व को, दैट इज नोन एज आपका सोनसर फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट है? सोनसर फॉरेस्ट। और ये कहां पर सिचुएटेड है? कैथल के अंदर। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? कैथल डिस्ट्रिक्ट। कंजर्वेशन रिजर्व एक तरीके से ऐसा क्षेत्र हो गया वहां पर कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज को कंजर्व किया जाता। कंजर्वेशन हरियाणा के अंदर, हरियाणा के पर्सपेक्टिव से देखें तो खासकर ये चीज आपको दिखाई देगी। अब ये जो है ये आपका सरस्वती सोनसर फॉरेस्ट, सोनसर फॉरेस्ट भी आप इसको कहा जाता है, और ये कहां पर है? आपका कैथल के अंदर। इसको एस्टेब्लिश किया गया किस ईयर के अंदर? 1988 के अंदर। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है सरस्वती के बारे में, आप कंफ्यूज हो सकते हो, और सरस्वती रिवर के नाम पर ही इसका नाम ये पड़ा। सोनसर फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है कि सोनसर का एक पेड़ भी होता है, उसके नाम पर भी इसका नाम क्या पड़ा है? सोनसर। बीरबारा, अब देखते हैं बीरबारा क्या है। बीरबारा कंजर्वेशन रिजर्व। बीरबारा, ये जो बीरबारा है ये कहां पर है? आपका जींद डिस्ट्रिक्ट है। जिंद नहीं बोलना है, जींद, जींद। जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कौन सा आता है? आपका बीरबारा, ठीक है। किसके लिए फेमस है? नीलगाय, जैकल, लंगूर, बर्ड्स लाइक रिपोर्ट, रिपी, कोकल, हॉर्नबिल, ये सब के लिए बीरबारा कंजर्वेशन रिजर्व है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा के अंदर कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, तो 2 कंजर्वेशन रिजर्व है। एक आपका सरस्वती हो गया, दूसरा आपका कौन सा हुआ? बीरबारा। ये 2 क्या है? आपके कंजर्वेशन रिजर्व है। 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 2 आपके नेशनल पार्क है, पार्क्स है। अब जो इंपॉर्टेंट आगे आपका आएगा
वो आएगा आपका ब्रीडिंग सेंटर्स वगैरह, मिनी जूस वगैरह, वो छोटे छोटे पॉइंट है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। देखो यार, मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे ना आप लोग को इसी तरीके की लगभग सारी इंफॉर्मेशन आप लोग की कवर हो जाए। एक ऑप्शन मेरे पास ये भी बचता है कि भाई जल्दी से इसको एक बार में एक ही वीडियो में सारी डाल के कवर करवा दी जाए, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती कि वो तो यार आप लोग बुक से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वैसे भी देख लेते हो। यहाँ पर क्या है कि एक ही जगह पर वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और बार बार आपको है ना अलग अलग चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हालांकि मेंस के अंदर तो कोई बड़ा रोल है नहीं, वरना हम लोग बात करते हैं हरियाणा के अंदर कि क्या है कि ये सारे के सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आते जा रहे हैं, क्या रीजन रहा है और नेचुरल से कैसे आर्टिफिशियल में चेंज हो रहे हैं, उसके ऊपर स्टेप्स गवर्नमेंट ने कौन कौन से उठाए, वो तो मेंस की आंसर राइटिंग पर अलग हो जाती, उसमें तो ये इसका हरियाणा का कोई रोल है नहीं। आगे समझते हैं। अब देखते हैं जो मिनी जू है हरियाणा में, जो चिड़ियाघर आपको दिखाई देंगे या फिर जूस दिखाई देंगे, वो 3 याद रखनी है आपको। 3 कौन कौन सी, सब लिखा हुआ है यहाँ पर, मिनी जूस है। एक तो है पीपली वाली, 1982 में बनी, कहां पर, कुरुक्षेत्र में। अब किसी बुक में 82 83 लिख दिया है ना, तो आपको ये नहीं कहना कि सर ने तो 82 लिखवाया है तो 83 कैसे हो गया। 82 83 कोई दिक्कत नहीं है, मेनली तो 82 है, और कहां पर है, पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर। और ये आपको है ना इस तरीके की दिखाई देगी, लगभग 28 हेक्टेयर इसका एरिया है, 27 हेक्टेयर है, 8 हेक्टेयर है, मतलब 8 से लेकर 28 हेक्टेयर तक का एरिया आपको बेसिकली दिखाई देगा। दूसरी मिनी जू आपकी कहां पर, भिवानी के अंदर 82 में बनी है, और तीसरी मिनी जू कहां पर आपकी, रोहतक के अंदर 1986। 3 ही है, पीपली, भिवानी और एक आपकी कौन सी है, रोहतक के अंदर। ये 3 आपको ध्यान रखने हैं, किसके बारे में, मिनी जूस के बारे में। अगला देखो, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डियर पार्क एंड ब्रीडिंग सेंटर्स इन हरियाणा। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके पास है। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बताऊं, देखो डियर पार्क में तो कुछ समझाने का ऐसा है नहीं कि डियर पार्क क्या होते हैं यार, मैं आप लोग को बताऊं। ब्रीडिंग सेंटर में आप लोग को जरूर बताऊंगा क्या है। देखो ब्रीडिंग सेंटर क्या होते हैं, आप बायो के अंदर भी इसके बारे में देखोगे कि ब्रीडिंग सेंटर जो होते हैं, जैसे हरियाणा के एक एग्जांपल लेते हैं। हरियाणा के अंदर आप लोग देखना, जैसे ये वल्चर प्रिजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है, चिकारा, ध्यान रखना इसको सिंकारा नहीं बोलते, चिकारा बोलते हैं, चिकारा ब्रीडिंग सेंटर है, ये है। अब आपको दिखाई देगा कि ये जो ब्रीडिंग सेंटर है, यहां पर क्या होता था कि मान लो कि एक ग्राउंड था, ऐसे हुआ 92 93 के आसपास क्या हुआ कि कुछ बर्ड्स है ना वहां पर आने लगे। तो वो बर्ड्स वहां पर आने लगे, तो बर्ड्स में जो है वहां पर क्या होने लगा कि धीरे धीरे उनका हैबिटेट बढ़ता गया। जब उनका हैबिटेट बढ़ता गया तो एक जनरेशन से उनकी दूसरी जनरेशन भी आती गई। तो ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह आकर जो अंडे होते थे, वो ओवुलेशन जो होता था वो उनका यहां पर होता था, और फिर वहां से फिर एक नया पक्षी आता था, और इस तरीके की चीजें बढ़ती गई। और सरकार ने फिर एक टाइम के बाद आकर उसको क्या डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये तो ब्रीडिंग सेंटर है, कि दूर दूर से पक्षी आते हैं और यहां पर उनकी ब्रीड्स दिखाई देती है। तो ये था। अब देखते हैं, एक बार हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो है ब्लैक बक, ये सब के सब है ना, आपको दिखाई देगा कि ये स्पीसीज मिलेगी, अलग अलग प्रजातियां मिलेगी, पशु और पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर कब बना, 85 86 के अंदर बना, कहां पर, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में आप लोगों को बता देता हूं कि कुरुक्षेत्र में एक जगह है, कौन सी, भोर सैदान। भोर सैदान, इस भोर सैदान जगह के नजदीक में कौन सा सेंटर है, ब्लैक बक सेंटर है। और ये जो ब्लैक बक सेंटर है, बता देता हूं मैं आप लोगों को, इसी के नियर बाई भुरेश्वर टेम्पल है। ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर है 85 86 में, और यहीं पर आपको कौन सा दिखाई देगा, भोर सैदान या भुरेश्वर टेम्पल। भोर सैदान जगह का नाम है कुरुक्षेत्र के अंदर।
अगले पर चलते हैं हम लोग, चिकारा प्रजनन केंद्र, चिकारा ब्रीडिंग सेंटर। ब्रीडिंग सेंटर को हिंदी में बोलते हैं प्रजनन केंद्र। ये है, ये पड़ता है आपका कहां पर, भिवानी में। भिवानी में एक जगह है, कौन सी, कैरू। आपको पता है भिवानी टिट्स टेक्सटाइल के लिए फेमस है, भिवानी पानीपत, वहां पर टिट्स कॉलेज भी है, ठीक है। तो भिवानी में कैरू जो जगह है भिवानी में, वहां पर कौन सा है, चिकारा प्रजनन केंद्र है, चिकारा ब्रीडिंग सेंटर है। अगला देखते हैं, फिशेंट ब्रीडिंग सेंटर 2006 के अंदर, ये कहां पर है आपका, पंचकुला के अंदर है। कौन सा आपका, फिशेंट, ठीक है। फिशेंट भी एक टाइप का आपको दिखाई देगा, ब्रीडिंग सेंटर के लिए पंचकुला के अंदर इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं फिशेंट सेंटर की बात करूं तो पंचकुला के अंदर देखना, एक तो ये फिशेंट है, एक ही आपका रेड जंगल फाउल है, और एक ही आपका वल्चर प्रिजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है। ये तीनों वो है जहां पर दूसरी जगह से जो स्पीसीज है पक्षियों की, बर्ड्स की अलग अलग, वो आती थी, अंडे देती थी, चली जाती थी, और वहां पर फिर उनसे एक से एक के बाद दूसरी स्पीसीज हुई, तीसरी स्पीसीज हुई, तो ये इस तरीके से बढ़ा। फिर आगे चलकर उसको ब्रीडिंग सेंटर ही डिक्लेयर कर दिया। और तो आपको ऐसी भी दिखाई देगा कि मगरमच्छ जो क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर भी दिखाई देगा, और वहां पर बकायदा बनाया गया कि वहां पर क्रोकोडाइल मेल फीमेल जो है वो उनकी ब्रीड, नई ब्रीड आ सके, तो वो भी किया गया है। खैर हम लोग नहीं जाएंगे। तो फिजन ब्रीडिंग सेंटर 2006 के अंदर पंचकुला के अंदर बना। अगला है वल्चर प्रिजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ये देखो, ध्यान रखना आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। वल्चर क्या होता है, गिद्ध, जटायु जिसको आप लोग बोलते हो। ये जो वल्चर प्रिजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है 2001 में, ये कहां पर बना आपका, पंचकुला के अंदर। क्या पॉइंट ध्यान रखना है इसके बारे में, इसके बारे में ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये इस टाइप का फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर है, और माना जाता है कि एशिया के अंदर सबसे बड़ा ब्रीडिंग सेंटर भी है। तो एशिया का फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर भी कहा जाता है इसको। किसको भाई, वल्चर प्रिजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, जो कि गिद्ध जो है, वल्चर को गिद्ध कहा जाता है हिंदी में, तो उसके लिए फेमस है। फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर है कहां पर, पंचकुला। और थोड़ा सा मैं आप लोग को बताऊं कि ये पंचकुला के जो ब्रीडिंग सेंटर्स है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड बॉम्बे नेचुरल हेरिटेज, इन्होंने दोनों ने मिलकर इन ब्रीडिंग सेंटर्स को क्या दिया है, बढ़ावा दिया है। तो बॉम्बे नेचुरल हेरिटेज, बॉम्बे सरकार भी फंड इशू करती है, और उसके जरिए इनको बढ़ावा दिया जाता है। अगला है पिकॉक एंड चिकारा ब्रीडिंग सेंटर। मयूर, पिकॉक को मयूर कहा जाता है 2011 में। ये कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी के अगर मैं इसकी बात करूं, पिकॉक की, चिकारा की, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो है ना, 4 गांव से घिरा हुआ है। झाबुआ, एक है झाबुआ गांव, एक है भड़ोज गांव, एक है भीड़ावास गांव, और एक है खिजूरी गांव। इन 4 गांव से घिरा हुआ है, और उनके बीच में है कौन सा, ये आपका पिकॉक एंड चिकारा ब्रीडिंग केंद्र। देखो यार, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, अगर मैं एक एक के ऊपर भी बात करने लगूं तो शायद उस टॉपिक के ऊपर शाम हो जाए, लेकिन हमारे लिए इंफॉर्मेशन देना या नॉलेज देना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे एग्जाम तक वो सारी चीजें कवर हो जाए। एक तो मेरे पास यार ऑप्शन बनता है कि मैं एक टॉपिक को उठा के उसके ऊपर 8 घंटे बात करूं, 10 घंटे बात करूं, और पता चला वहां से क्वेश्चन ही नहीं आया, तो ऐसी चीज का कोई बेनिफिट नहीं, कोई फायदा नहीं है। आपको वैसे इंफॉर्मेशन चाहिए, आप वैसे क्वेश्चन डाल दो, मैं उसका जवाब दे दूंगा, अलग से उसको देख लेंगे। लेकिन यहां पर इतनी चीजें हैं, इतना काफी है। अब जैसे आप पूछोगे सर कितने मेल है यहाँ पर, कितने फीमेल है, कैसे ब्रीडिंग होती है, कैसे जो है कितने अंडे हैं, ये आपके काम की चीज है नहीं। इंफॉर्मेशन आप ऐसे लेना चाहोगे तो वो मिल जाएगी, लेकिन वो आपके प्रीलिम्स मेन के लिए कोई आपके लिए उसकी जरूरत है नहीं। चीजें वो पढ़ो जो एग्जाम में आनी है, वो मत पढ़ो कि जो फालतू की चीजें आप लोग रट रहे हो। एक आधा क्वेश्चन अगर ऐसा आ भी गया तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो सबका छूटेगा। आप कितनों को पता होगा कि वल्चर प्रिजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर के अंदर यहाँ पर कितने जो है वल्चर्स है, नहीं पता होगा, तो वो क्वेश्चन सबका छूटेगा।
तो उसमें घबराने की जरूरत आपको है ही नहीं। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर जो वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है या सबसे बड़ा वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है वो कौन सा है, वो पंचकुला वाला है, ये है। ठीक है, खैर पीकॉक एंड चिकारा ब्रीडिंग सेंटर की बात कर रहे थे, ये आपका पड़ता है कहां पर, रेवाड़ी के अंदर। देखते हैं एक बार, देखो एक तरफ है झबुआ गांव, दूसरी तरफ आपको ध्यान रखना है कौन सा गांव, भड़ोच गांव। ध्यान रखना, भड़ूच एक पोर्ट है, इंपोर्टेंट पोर्ट है, बंदरगाह है, वो गुजरात में पड़ता है, भड़ोच गांव है। एक गांव आपका पड़ता है खिजूरी, अब आप कहोगे क्यों बता रहे सर। दूसरा आपका पड़ता है भीड़ावास। ये इस तरीके का अकेला है जो बिल्कुल 4 गांव के बिल्कुल बीचों बीच है, कौन सा, रेवाड़ी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है वो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो रेवाड़ी का जो ये सेंटर है, ब्रीडिंग सेंटर है, 4 अक्टूबर 2011 में 4 अक्टूबर 2011 को यहां पर ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस ब्रीडिंग सेंटर को लेकर 20 करोड़ रुपए का फंड दिया था। और किसके लिए, गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट को दिया था। अगले 20 ईयर्स तक वहां पर विजिट किया था इन्होंने, अगले 20 ईयर तक इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए और इसके अंदर बाकी जो इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है उसको, उसके एरिया को बढ़ाया जाए। तो ध्यान रखना आप लोग, 4 अक्टूबर 2011 को 20 करोड़ का फंड इशू किया था इसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए अगले 20 ईयर्स तक। ठीक है, तो ये पॉइंट बेसिकली सिंपल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका कौन सा, रेवाड़ी का कौन सा ब्रीडिंग सेंटर। एक पॉइंट और मैं आप लोग को बता देता हूं। अब देखो क्या है, ये जो चिकारा ब्रीडिंग सेंटर है 1985-86 जो कि भिवानी में है, इसी के नजदीक में, किसके नजदीक में, चिकारा के नजदीक में, भिवानी में चौधरी सुरेंद्र हर्बल पार्क है, सुरेंद्र हर्बल पार्क है। और यहां पर हर्बल पार्क का मतलब ये कि वहां पर हर्ब्स जो है अलग अलग वैरायटी उनकी मिलती है। तो वो चौधरी सुरेंद्र हर्बल पार्क, सुरेंद्र आपको पता है, सुरेंद्र सिंह हर्बल पार्क, ये जो सुरेंद्र सिंह हर्बल पार्क है ये आपका कहां पर पड़ता है, भिवानी के अंदर पड़ता है। तो ये बेसिकली अपने थे क्या, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मिनी जूज, उसके बाद आपका ब्रीडिंग सेंटर। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपने ये सारी चीजें समझ ली होगी। अब मैं थोड़ा सा आपको है ना लास्ट के अंदर कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बताता हूं। देखो, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों ने ध्यान रख ली। अब अगर हम लोग हरियाणा की बात करें, हरियाणा की ब्रीडिंग सेंटर इनकी बात करें, तो यहाँ की मेन प्रॉब्लम्स क्या है और सरकार ने कैसे कैसे बढ़ावा दिया है। मेन प्रॉब्लम देखो क्या थी, आपको पता है 2009 से पहले किसी को भी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर नहीं किया था। अब आपको पता है यार, हरियाणा के जो है, मैं भी हरियाणा से ही हूं, हरियाणा के जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो कई जगहों पर ये देखा गया कि हम लोग डायरेक्टली एंट्री करते थे कई जगहों पर, और वहां पर जाकर बहुत सारे जानवरों के साथ या फिर उस तरीके से, मतलब आपको ऐसे दिखाई देगा कि वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। तो सरकार ने देखा कि हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क इसलिए बनाए हैं ताकि इनको प्रोटेक्ट कर सके, और प्रोटेक्शन वहां पर होती नहीं थी। दूसरा, आप लोग इनकी 4 दीवारी देखते, जैसे आप इसकी रेवाड़ी वाले की देख लो, नाहर की देख लो, ये कंप्लीटली आपको ऐसे दिखाई देगा कि यार किसी पुरानी सी हवेली के अंदर इसको बना रखा है। सरकार ने इसको लेकर भी फंड इश्यू किया। तो सरकार है ना बहुत सारे नए एफर्ट्स उठा रही है ताकि हमारे जो पशु पक्षी है, जो फ्लोरा फोना है, वेजिटेशन वगैरह है, इनको क्या किया जा सके, इनको प्रिजर्व किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। इसी बेसिस पे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया। 2018 में इको सेंसिटिव जोन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस आई, उनको फॉलो किया। हाँ, 1-2 एफर्ट जो हमें और उठाने चाहिए वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को बताएं कि प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर क्या क्या हमारी ड्यूटीज है।